नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म प्रशिक्षण क्लासेस पर। जैसा कि आप जानते हैं आपका यूपीएसआई का एग्जाम नजदीक है और मैंने अपनी जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एनालिसिस करवाया था पूरा कि आपका मैथ्स किस तरीके से आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, पिछले साल के एग्जाम्स में आपका जो वेटेज रहा है अलग अलग चैप्टर्स का वो कैसा था, क्या था। आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। और आज से हम अपना सिलेबस चालू करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कि जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से ही शुरू करेंगे हम लोग। पहले हम लोग कुछ बेसिक्स चीजें देखेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, उसके बाद जो आपके अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, आपके यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने आपके जितने भी एग्जाम्स करवाए हैं वहां पे नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे मैं यहाँ कराने वाला हूँ। लगभग 170-180 क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चंस के साथ साथ भी आपको चीजें क्लियर होती रहेंगी। जो भी चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी उसका बेसिक्स, उसका जो फॉर्मूला होता है या उसका कुछ जो भी थ्योरम है वो सब मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो परेशान नहीं होना है, हमारे साथ बने रहिएगा क्लास के अंत तक। और जो भी इसकी 5-6 वीडियो आएंगी आपके नंबर सिस्टम के, अगर आप वो पूरा कवर कर लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम में जो भी आपका यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है, कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, वहां अगर आपसे संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो आपसे छूटेगा नहीं, ये गारंटी मैं लेता हूं। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है। जितने क्वेश्चन मैं यहाँ क्लासरूम में कराऊंगा उसकी कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितने तरीके, जितने फॉर्मूलाज वो आप एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा, उसमें आप लिख लीजिएगा, उसको रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए समय खराब किए बिना चलते हैं, अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आप पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें जान लेते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या होता है नंबर्स का, नंबर्स कहते किसको है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब सारी चीजें चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्या है आपका, इंट्रोडक्शन टू नंबर्स। नंबर कहते किसको है, जैसे आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो 1 2 3 4 इसको आप नंबर्स कहते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से आप नंबर्स पढ़ते हुए आए हो। इसमें 2 चीजें होती हैं, एक आपका होता है नेचुरल नंबर और एक आपका होता है होल नंबर्स। मैथ्स की जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं वो इन्हीं नंबर्स को मिला के बनती है। किन नंबर्स को, 0 से लेके अगर आप चलोगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 से लेकर अगर आप चलोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यही इतने नंबर्स हैं आपके। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं या संख्याएं कहते हैं। इन्हीं से आपके मैथ्स में जितने भी नंबर पॉसिबल होते हैं इन्हीं नंबर्स को लिख के बनाए जाते हैं। चाहे किसी का रिपीटिशन होगा, 0 आएगा, 1 2 आएगा, 3 4 अलग अलग चीजें आती रहती हैं। बस इतने ही डिजिट्स हैं जिनको मिला के हम क्या करते हैं, अपनी मैथमेटिक्स में अपने सारे नंबर को लिखते हैं। ठीक है, अब आपसे आगे पूछा जाए कि संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, आइए देखते हैं। क्या आपका पहले होता है नेचुरल नंबर। अब आप मुझसे पूछेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो 1 से लेके जितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हो, ठीक है, 1 से लेके जितनी भी संख्याएं आप लिख सकते हो इसको आप क्या कहते हो, नेचुरल नंबर्स कहते हो। उसके आगे आपका क्या आता है, होल नंबर्स। होल नंबर्स में ज्यादा कुछ नहीं करना होता, बस इसी में क्या कर लो, 1 0 और बढ़ा लो आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां तक भी आप गिन पाओ। ये आपका क्या हो जाती है, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स हो जाते हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में आपका 0 होता है, ठीक है, और प्राकृतिक संख्याओं में आपका 0 नहीं होता है, शून्य मौजूद नहीं होता प्राकृतिक संख्याओं में। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इंटीजर्स किसको कहते हैं, इंटीजर्स 2-3 तरीके के होते हैं। जैसे आप एक पहले तो 0 को आप अलग से रखते हो, ठीक है, 0 को हम लोग क्या कहते हैं, 0 इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 इंटीजर। ठीक है, शून्य हमारा क्या हो जाता है, 0 इंटीजर हो जाता है। और जैसे 0 के आगे आप बढ़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। क्या, धनात्मक पूर्णांक हो जाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाते हैं या धनात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। और अगर आप 0 से नीचे आओ या 0 से कम संख्याओं की तरफ आगे बढ़ो, जैसे -1 -2 -3 -4, ये सब आपका क्या हो जाता है, ये सब आपके हो जाते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, क्या हो जाते हैं, निगेटिव इंटीजर्स हो जाते हैं। ठीक है, आई होप पूर्णांक के बारे में आप सारी चीजें समझ गए, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। अब रेशनल नंबर्स किसको कहते हैं, अगर आप मुझसे पूछना चाहे कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं, तो आप एक चीज जानते हो, जैसे फ्रैक्शन लिखा जाता है कहीं a/b के रूप में या p/q के रूप में, कहीं भी अगर आपकी कोई भिन्न लिखी है p/q, ठीक है, तो एक आपका ऊपर वाला अंश हो जाता है और बटे के नीचे वाला आपका क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो मैं अगर आपको बताना चाहूं रेशनल नंबर्स कहते किसको हैं, ऐसे सारे नंबर्स जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, p/q के
तरीके से लिख सकते हो P बटे Q। और आपका P और Q क्या होना चाहिए, P और Q होना चाहिए आपका इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए P और Q। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्याओं में आपका 0 भी आता है, तो P की जगह तो 0 हो सकता है, लेकिन आप Q की जगह 0 नहीं रख सकते हो, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 0 से भाग दे दोगे आप, तो आपका क्या आने लगता है, इन्फिनिटी या अनंत आने लगता है। ठीक है, अनंत आने लगता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, इरेशनल हो जाता है। तो रेशनल संख्याओं में आप ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे जितने भी नंबर्स जिनको आप P बटे Q के फॉर्म में लिख पाओ, P और Q आपका क्या है, इंटीजर है, और Q आपका क्या है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, ये इतनी चीजें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर आ जाता है। रेशनल पढ़ लिया हमने, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या आपको बता दिया, P बटे Q के फॉर्म में आप लिख सकते हो। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको आप P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। अपरिमेय संख्याओं को आप P बटे Q के फॉर्म में क्या करोगे, कभी नहीं लिख पाओगे। तो ये आपकी क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो जाती हैं। ठीक है, आई होप इतनी चीज आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स कहते किसको हैं, क्या आप लोग जानते हो, क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किसको कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, नंबर लाइन होती है, एक्स अक्ष को ही हम अपना क्या कहते हैं, नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, इसके बीच में आपका क्या होता है, 0 होता है। 0 से आगे आप बढ़ोगे तो इधर आपकी कौन सी संख्याएं आती हैं, धनात्मक संख्याएं आती हैं। ठीक, और अगर 0 से आप पीछे की तरफ बढ़ो तो यहाँ क्या आती हैं, आपकी निगेटिव नंबर्स आते हैं। एक्स एक्सिस, इसको ये आपकी क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, एक्स अक्ष हो गया, या इसी को हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन भी कहते हैं, संख्या रेखा या नंबर लाइन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नंबर लाइन। ये हमारा क्या हो जाता है, नंबर लाइन हो जाता है। तो आपकी क्या वास्तविक संख्याएं कहते हैं किसको, ऐसी जितनी भी संख्याएं इस एक्स एक्सिस पे आप डिनोट कर सकते हो, उसको आप क्या कहोगे, वास्तविक संख्याएं कहोगे। वास्तविक संख्या में आपका परिमेय अपरिमेय दोनों संख्याएं आती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। जितनी भी संख्याएं आप जानते हो वो आपकी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। सॉरी, परिमेय संख्याएं नहीं, आपकी वास्तविक संख्याएं हो जाएंगी। वास्तविक संख्याओं में आपके परिमेय और अपरिमेय दोनों आते हैं। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हम काल्पनिक संख्याओं को दर्शाते हैं, वो हमारा पार्ट नहीं है, हमारे सिलेबस में है नहीं। हमको केवल वास्तविक संख्याओं के बारे में जानना और समझना है, तो परेशान नहीं होना, वास्तविक संख्याएं आप जान गए। अब सम संख्याएं किसको कहते हैं, ऑड नंबर। सम और विषम संख्याएं एक साथ देख लेते हैं। सम संख्याएं, जो भी आपका नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड जो होगा, जितने भी नंबर आपके 2 से डिवाइड हो सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, सम संख्या या इवन नंबर्स आपके क्या हो जाएंगे, जो भी नंबर आपका 2 से कट रहा होगा उसको हम सम संख्या कहेंगे, और जो भी नंबर हमारा 2 से नहीं कटेगा उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे या ऑड नंबर कहेंगे। किसको, जो भी नंबर आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से जो भी नंबर आपका डिवाइड नहीं हो रहा है उसको हम क्या कह देंगे, विषम संख्या कह देंगे। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं। अभाज्य संख्याएं हमारी गणित में कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका भाग आप केवल 1 से दे सकते हो या खुद से दे सकते हो। अर्थात मेरे कहने का ये मतलब है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको किसी और नंबर से आप नहीं काट सकते हो, या तो वो अपने आप से कटेंगी या तो 1 से कटेंगी। जैसे आप देखना चाहो तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, 2 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 हो गई आपकी, 5 हो गया, 7 हो गया। इस तरीके के जितने नंबर, 13 हो गया आपका, 11 हो गया, 19, 17, ऐसे जितने भी नंबर जो या तो खुद से कटे या तो फिर 1 से कटे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। अब आप देखिए, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स का एकदम उल्टा। कंपोजिट नंबर्स उनको कहते हैं जो संख्याएं अपने आप से तो डिवाइड हो ही रही हैं, 1 से डिवाइड हो रही हैं और किसी एक संख्या से और डिवाइड हो जाएंगी। कम से कम 3 नंबर से जो नंबर कट जाए उसको हम क्या कहते हैं, कम से कम इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो और ज्यादा नंबर से भी डिवाइड हो सकता है कोई नंबर, यानी लेकिन एक नंबर का कंपोजिट होने के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो संख्या 3 संख्याओं से कट रही हो। 1 से तो कटती ही है संख्या, अपने आप से कटती है, और कोई और एक ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे उस नंबर में भाग चला जाए, तभी वो आपकी क्या हो जाएगी, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं हो जाएंगी आपकी, क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं। अब को प्राइम नंबर्स किसको कहते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम सहभाज्य संख्याएं नहीं कहते। सहभाज्य संख्या होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 नंबर होना चाहिए। मैंने कहा हमारे पास 2 नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, एक ए है एक बी है। अब अगर ना ए बी से कट रहा है ना बी ए से कट रहा है, यानी इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तब ये नंबर हमारी क्या हो जाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं 2 और 3,
ठीक है, 5 और 7 इस तरीके की संख्याएं, 11 और 13, ठीक है, 11 13, अब कुछ भी ले सकते हो, 11 19 लिख लो। 2 नंबर ऐसे लिख लो जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर केवल 1 है, यानी इनमें जो भी कॉमन फैक्टर हो वो केवल 1 होना चाहिए, तभी ये नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, सह अभाज्य हो जाते हैं। ठीक है, मोटी मोटी जानकारी मिल गई आपको, सारी चीजें आप समझ गए। ठीक है, कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, विषम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक संख्याएं किसको कहते हैं, पूर्ण संख्याएं किसको कहते हैं, आपकी परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, ये सब सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। जिसको भी नहीं समझ में आया होगा वो वीडियो को एक बार रिपीट कर लेगा। बहुत आसान सी चीजें हैं, इसीलिए मैंने इतनी जल्दी जल्दी में खत्म कर दी। ठीक है, लेकिन आई होप इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, जैसे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, कोई भी नंबर लिख देगा आपसे और आपसे कहेगा इस नंबर का स्थानीय मान बता दीजिए, आप स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू बता दीजिए आप। और कभी पूछ लेगा आपसे इस नंबर का आप क्या बता दीजिए, फेस वैल्यू बता दीजिए या अंकित मान बता दीजिए। जैसे अब आप देख लीजिए परिभाषा, किसी संख्या में किसी अंक का अंकित मान वह उस संख्या का अंक का मान होता है, चाहे संख्या में उसका स्थान कुछ भी हो। कहने का मतलब, अगर कोई नंबर लिखा है आपसे, जैसे 12895 लिखा है, ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछ लिया गया क्या, फेस वैल्यू या अंकित मान पूछ लिया गया आपसे कि 8 का अंकित मान क्या है या फेस वैल्यू क्या है, तो 8 की फेस वैल्यू या अंकित मान क्या हो जाएगा, वह स्वयं संख्या हो जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ नहीं करना, जिस नंबर का आपसे अंकित मान पूछ रहा है वही संख्या आपकी क्या हो जाएगी, उसका फेस वैल्यू या अंकित मान हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्लेस वैल्यू निकाल रहे हो, स्थानीय मान निकाल रहे हो, जैसे ये 8 था, मैं अगर आपसे पूछता कि अभी आप 8 का अंकित मान बता रहे थे तो आपने 8 बताया, मैं कह दूं कि 8 का आप स्थानीय मान बता दीजिए या फिर आप 8 का क्या बता दीजिए, प्लेस वैल्यू बता दीजिए, तो आप क्या करते, आप बाएं से गिनते कि ये संख्या कितने नंबर पर आ रही है, 1 2 3 नंबर पे आ रही है, यानी इस संख्या के पहले कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो 8 के पहले आप क्या लगा देते, 2 जीरो लगा देते, 800 आपका क्या हो जाता, स्थानीय मान हो जाता। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए एक नंबर और ले लेते हैं हम, ठीक है, फिर समझते हैं धीरे धीरे कि स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, ये सब सारी चीजें क्या होती हैं। आसान सी चीज है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। एक नंबर और लिखते हैं हम, फिर देखते हैं कि आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए। चलिए, जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूं आपको, 9874931, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप इस संख्या में 7 का एक बार अंकित मान बता दीजिए। 7 का क्या बताना है, अंकित मान बताना है एक बार, और एक बार आपको 7 का क्या बताना है, स्थानीय मान बताना है। अंकित मान यानी आप क्या कह सकते हो इंग्लिश में, अंकित मान यानी आप फेस वैल्यू, और स्थानीय मान यानी आप प्लेस वैल्यू। 2 चीजें आपसे पूछी गई, ठीक है, एक बार आप क्या बता दो, अंकित मान बता दो, और एक बार आप क्या कर दो, स्थानीय मान बता दो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर हमको अंकित मान लिखना है तो हमको कुछ नहीं करना होता है, जो जिस नंबर के बारे में पूछा गया है उसी नंबर को उठा के लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम स्थानीय मान निकालते हैं तब हम क्या ध्यान रखते हैं कि 7 के पहले कितनी संख्याएं लिखी गई हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अगर बाएं से हम देखते हैं तो 7 के पहले कितनी संख्याएं लिखी गई, 1 2 3 4, यानी 7 के बाद आप कितने शून्य लगा दोगे, 4 शून्य लगा दोगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आप समझ पाए। अब आपसे कहीं भी किसी भी नंबर का स्थानीय मान या आपसे अंकित मान पूछ ले, फेस वैल्यू या आपसे क्या पूछ ले, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू, कुछ भी पूछ ले, तो आई होप आप लोग अब सही सही उत्तर दे लोगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए बढ़ते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, अब आपका सीरियस टॉपिक शुरू होने जा रहा है, यूनिट डिजिट। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तब आप देखेंगे कि इस टॉपिक से आपके कितने ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, यूनिट डिजिट पहले कहते किसको हैं, इकाई का अंक कहते किसको हैं। अगर मैं ये पूछूं तो क्या आप लोग बता पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, नहीं बता पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जो बता पा रहा है उसके लिए और बढ़िया बात है। जैसे कोई नंबर आप लिख दो 1 2 3 8 9 और 4, और मैं अगर आपसे पूछ लूं कि ये जो नंबर मैंने लिखा है, कोई रैंडम नंबर लिख दिया, इसमें आपका ये 4 है, इसमें आपका इकाई का अंक क्या है, इसमें आपका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक, इकाई का अंक बता दीजिए आप। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट मोस्ट
सबसे बाईं तरफ देखते हैं, सबसे बाईं तरफ पहले स्थान पे जो संख्या लिखी गई रहेगी वही हमारा क्या हो जाएगी, इकाई का अंक हो जाएगी। यानी ये जो नंबर हमारा लिखा गया है 1 2 3 8 9 4, इसमें इकाई का अंक क्या है, हमारा 4 है। जैसे मान लो हम कह दें 72 में आप इकाई का अंक बता दो, 72 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, बाएं साइड सबसे पहला नंबर क्या, 2। मैं कहूँ आप 773 में इकाई का अंक बता दो, तो आप क्या बताओगे, 3 हमारा इकाई का अंक है। मैं कह दूं आप 100 में इकाई का अंक बता दो, आप क्या कहोगे, 0 हमारा इकाई का अंक है। तो हमको परेशान नहीं होना, कोई भी नंबर लिखा हो, सबसे बाएं साइड जो संख्या लिखी रहेगी, सबसे राइट मोस्ट जो संख्या लिखी रहेगी वो आपकी क्या हो जाएगी, सबसे दाएं पे जो आपका नंबर लिखा होगा, सबसे दाएं पे जो आपका नंबर लिखा गया रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा या यूनिट डिजिट हो जाएगा। शायद मैंने बाईं ओर बोल दिया था क्या, बाईं ओर की जगह आप क्या करोगे, दाईं ओर सबसे राइट मोस्ट जो संख्या होती है आपकी, सबसे राइट मोस्ट जो संख्या होती है, सबसे दाएं साइड जो संख्या होती है वो आपकी क्या हो जाती है, इकाई का अंक हो जाती है। जैसे इस तरह इस क्वेश्चन में बनते कैसे हैं, आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, यूनिट डिजिट पे आपको रैंडम कोई नंबर दे देगा, 2 4 10 नंबर दे देंगे, आपसे मल्टीप्लाई करने के लिए कह देगा और कहेगा कि हमको इस मल्टीप्लीकेशन का या इस गुणन का हमको क्या बता दीजिए, इकाई का अंक बता दीजिए, या पावर में कर देगा, घात में कर लिख देगा, जैसे a की पावर b लिख देगा, a की जगह कोई नंबर लिख देगा, b की जगह कोई नंबर लिख देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए 123 की पावर 243 लिख दिया गया और हमसे कह दिया गया आप इस व्यंजक का क्या बता दीजिए, इस एक्सप्रेशन का आप इकाई का अंक बता दीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या आपसे कह देगा 143 गुणे 242 गुणे 878, ऐसे रैंडम नंबर कोई भी 4 5 नंबर उठा के 122 आपसे कह देगा कि आप इकाई का अंक बता दीजिए। ठीक है, मैं अभी आपको ये समझा रहा हूं कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, अभी परेशान नहीं होना। आंसर कैसे निकालते हैं वो सब सारी चीजें अभी हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये क्या है, आपका इकाई का अंक बताना था, इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब इकाई का अंक बताने के लिए हम कर क्या कर सकते हैं, ठीक है, चलिए पहले बेसिक कुछ चीजें सीखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई नंबर लिखा है, आपका कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि चलिए 4 अंकों की कोई संख्या लिखी है तो 4 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, क्या बना लिए, 4 बॉक्स बना लिए और 4 बॉक्स में आप कोई अलग अलग नंबर लिख सकते हो। ठीक है, कोई भी, या कोई एक ही नंबर 4 बार लिख दो तब भी एक नंबर बन गया। यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर एक बॉक्स में आप कितने नंबर्स रख सकते हो, एक बॉक्स में आप कितने नंबर्स रख सकते हो, कौन कौन से नंबर लिख सकते हो। तो अभी जब क्लास शुरू हो रही थी तो मैंने क्या बताया, 0 1 2 से लेके 9 तक संख्याएं हम लिख सकते हैं किसी भी जगह। अब क्या इससे अलग कोई और संख्या आप जानते हो, अगर आप जानते हो तो कोई बात नहीं भाई, हो सकता है कोई दूसरी गणित आपने पढ़ी हो। इतने ही नंबर्स होते हैं, कुल मिला के ये 10 नंबर हैं, 0 से लेके 9 तक। इतने ही नंबर से हम अलग अलग संख्याएं बनाते हैं, अलग अलग संख्याएं बनाते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग संख्याएं बनाते हैं। अब यानी आपका इस इकाई के अंक पे कितनी संख्याएं आ सकती हैं, या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9, बस इतनी ही संख्याएं यहाँ आ सकती हैं। और हर जगह यही संख्याएं आ सकती हैं। ठीक है, हर जगह यही संख्याएं आ सकती हैं, कोई भी संख्या हो जाएगी। ठीक, अभी मैं बताऊंगा 2 नंबर कैसे बनाते हैं, 3 नंबर कैसे बनाते हैं, 4 नंबर कैसे बनाते हैं। ठीक है, वो चीजें अगर आप देखना चाहो, अगर मैं कहूं कि आप 4 नंबर बना दो कोई, और ये बता दो आप, जैसे ये 4 अंकों की संख्या बना रहे थे आप, मैं कह रहा हूं कि आप मुझे 4 अंकों की कोई संख्या बता दीजिए, और जो सबसे लेफ्ट मोस्ट नंबर लिखा रहेगा, सबसे बाईं ओर संख्या लिखी रहेगी, उसकी जगह पे क्या क्या लिख सकते हो आप, क्या आप बता पाओगे। जैसे मैं कहूं कि 4 अंकों की आप कोई संख्या बना दीजिए। ठीक है, आपने 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए 4 बॉक्स बनाए। अब चारों बॉक्स में आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख सकते हो, ये मैंने अभी बताया। मैं कह रहा हूं कि अब आप मुझे ये बता दीजिए, जो ये सबसे बाएं साइड नंबर लिखा है, उसके उस बॉक्स में हम क्या क्या नंबर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं कोई भी नंबर लिख दें। क्या हम यहाँ 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 9 तक कोई भी संख्या लिख सकते हैं। आपके मन में ये आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये आ रहा है तो आप सरासर गलत हो जाते हैं। क्यों, मैंने कहा आपको 4 अंकों की संख्या बनानी थी। क्या बनानी थी, 4 अंकों की संख्या बनानी थी। क्या बनानी थी, 4 अंक की संख्या बनानी थी। अब अगर आपको 4 अंक की संख्या बनानी है तो आपको 4 अंक चाहिए। आप यहां 0 नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं आप यहां 0 नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, अगर मान लीजिए मैं यहां 0 लिख दूं,
यहाँ मैं 0 लिख दूं, इसके बाद मैं कोई भी नंबर लिखूं 1 3 4, तो ये क्या आप 4 अंकों की संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ये आपकी 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नंबर अगर लिखा गया है उसके बाएं साइड लगे 0 का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, और दाएं साइड लगे 0 का मतलब होता है। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, अगर डेसिमल लग गया तो डेसिमल के बाद लिखे गए 0 का कोई मतलब नहीं होता है, बजाय इसके कि अगर इसके बीच में कोई नंबर आ गया, ठीक है, डेसिमल और नंबर्स के बीच में लिखे गए 0 का तो मतलब होता है, डेसिमल के राइट साइड लिखे गए 0 का कोई मतलब नहीं होता। और संख्या, कोई संख्या अगर आपकी लिखी गई है तो संख्या के बाएं साइड लिखे गए 0 का कोई मतलब नहीं होता, वो शून्य कोई प्रभाव डालता ही नहीं है संख्या पर, ठीक है, लेकिन दाएं साइड अगर आप लिखोगे तो डाल सकते हो। यानी हम इसके यहाँ क्या लिख सकते थे, हम यहाँ केवल 1 से लेके 9 तक संख्याएं लिख सकते हैं, 1 से लेके 9 तक की संख्याएं लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 से लेके 9 तक की संख्याएं लिख सकते हैं। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन हमको इन सब चीजों से मतलब नहीं था, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन कभी कभी क्वेश्चन बनाने के लिए बोल देगा, ठीक है, तो इस तरीके से चीजें आप करोगे। हमको मतलब केवल हमारे इकाई के अंक से था, ठीक है, हमको मतलब केवल हमारे इकाई के अंक से था। तो इकाई के अंक पे हम कौन कौन सा नंबर लिख सकते हैं? चलिए इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, जिसको भी नोट करना होगा वो वीडियो पॉज करके नोट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर से बताता हूं, ठीक है, यानी इकाई के अंक पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं आपके, इकाई के अंक पे आपके कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? जैसे मैं क्या कह रहा था कि आपका इकाई के अंक पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, यानी यूनिट डिजिट पे आपके कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। इकाई अंक कितने कौन कौन सा हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतने नंबर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है। यानी आप कुल 10 संख्याएं लिख सकते हो, ठीक। 10 संख्याएं कौन कौन सी? 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी संख्याएं आपके कहाँ आ सकती हैं? इकाई के अंक पे आ सकती हैं, ठीक। अगर आप ये जानिए कि कोई मल्टीप्लीकेशन है आपका, ठीक है, जैसे कोई मल्टीप्लीकेशन दे दिया गया, अब मैं चलिए अब क्वेश्चन की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। एक छोटा सा नंबर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, कि 173, ठीक है, 173 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 142 से, और हमको बता देना है क्या कि इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप क्या करोगे, आप पूरा 173 उठाओगे, पूरा 142 उठाओगे और आपस में मल्टीप्लाई करोगे और खूब सारा समय खराब करोगे एग्जाम में, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या था, इतना सिंपल होता है निकालना, मैं आपको दिखा रहा हूं। आपको अगर इकाई का अंक निकालना है तो हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है। इकाई का अंक इसमें क्या है? 173 में इकाई का अंक क्या है? 3। 142 में इकाई का अंक क्या है? 6, यानी 3 गुणे 6, सॉरी, इकाई का अंक यहाँ 3 था, यहाँ 2 था, यानी 3 गुणे 2 आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप इस नंबर को पूरा मल्टीप्लाई करके देख लेना, उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 6 ही आएगा, ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। फिर चलिए एक कोई और क्वेश्चन लेते हैं। 142 मल्टीप्लाइड बाई 143 मल्टीप्लाइड बाई 144, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 145 मल्टीप्लाइड बाई 146। अब आपको इसको इकाई का अंक बता दीजिए, ठीक है, इसका इकाई का अंक बता दीजिए। नई चीजें आप सीखेंगे, यानी यहां अगर आप नोट करके लिख सकते हो कि नोट करके क्या लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। क्या लिख सकते हो कि अगर हम किसी भी गुणन का या किसी भी मल्टीप्लिकेशन का जहां गुणा किया गया है कई सारे नंबर्स का, अगर हमको उसका इकाई का अंक निकालना है तो हम हर संख्या के इकाई के अंक को उठा लेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि उस मल्टीप्लिकेशन का इकाई का अंक क्या आ रहा है, तो वही आपका क्या हो जाएगा? पूरे गुणन का इकाई का अंक हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए नीचे एक नंबर लिखा गया है, आपसे क्या पूछ लिया, नीचे एक नंबर लिख दिया 142 143 144 145 और 146। इसको क्या कर दिया? आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमसे पूछ लिया गया है क्या कि इकाई का अंक हमको बता दीजिए। अब इकाई का अंक बताने के लिए मैंने अभी क्या बताया, लास्ट में क्या देखते हैं? इकाई का अंक देखते हैं हर नंबर का। यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। अब आप क्या करो, 2 गुणे 3 गुणे 4, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 और गुणे 6। अब आप अगर इन नंबर्स का क्या करोगे, आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका इकाई का अंक आ जाएगा। कर लो, 2 तिहाई 6 चौका 24, ठीक है, क्या ये आपका क्या हो गया? 24 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा? 6 पंचे 30, ठीक। फिर आप मल्टीप्लाई करो 4 और
जीरो ले लो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर 2-3 नंबर मल्टीप्लाई करने पे बड़ा नंबर आ जा रहा है तो आप ऐसे टुकड़ों में भी कर सकते हो। 2 तिहाई 6, चौका 24, 5 छंग 30। अब 4 उठा लो आप और 0 उठा लो, ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन एक चीज बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। क्या क्वेश्चन लिया कि 142, 43, 44, 45 जो भी था आपका, इसको आपको मल्टीप्लाई करना था। और इसके जस्ट पहले ये वाले एग्जांपल में मैंने बताया कि आप इकाई का अंक देखते हो और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हो। हमने वही सेम चीज की। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, यही होता है स्मार्ट मेथड या स्मार्ट अप्रोच। यही सब चीजें अगर आपको एग्जाम में पता रहेंगी तो आप क्या बचा पाओगे, अपना समय बचा पाओगे। और एग्जाम में समय से मूल्यवान कोई भी वस्तु नहीं होती। एग्जाम में आप जितना भी टाइम बचा पाओगे उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब आप देखिए मैं क्या बताना चाह रहा था आपको कि अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपका कहीं भी लिख दिया गया है, ठीक है, अगर 2, 3, 4, 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिख दिया गया है, यहाँ 5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन था अलग अलग। अगर इकाई के अंक पे कभी भी 2 आ जाए और इकाई के अंक पे कभी भी 5 आ जाए, ठीक है, इकाई के अंक पे किसी भी नंबर में मतलब 2 जगह, एक जगह हमको 5 मिल जाए और एक जगह हमको 2 मिल जाए, 5 मिल जाए या 2 मिल जाए, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करो 2 और 5 को, ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी इकाई का अंक 0 आ गया। ठीक, यानी 0 एक ऐसा नंबर है, अब इस 0 में आप किसी भी नंबर से गुणा करते रहोगे तो 0 ही आएगा। यानी अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन है वहां अगर आपको 5 दिख गया लास्ट में आप क्या देखोगे, अगर बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन लिखा है लास्ट में आपको 5 देखना है, 2 के फैक्टर ढूंढने हैं, 2 के फैक्टर, और क्या ढूंढना है, 0 ढूंढना है। अगर ये 0 मिल गया कहीं, ठीक है, जैसे मैं कहता कि एक नंबर और था यहां 130। अब 130 से हम कितने भी नंबर्स में मल्टीप्लाई कर दें, लास्ट में अगर 0 आ गया है तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, अगर लास्ट में आपका 0 आ गया तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक, अगर मान लीजिए ये 130 नहीं लिखा था, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ एक बार 2 मिल गया था हमको, एक बार क्या मिल गया, 5 मिल गया। और 2 के मल्टीप्लिकेशन कौन कौन सा है, मान लीजिए 5 मिल जाता, 4 मिल जाता, 5 मिल जाता, 6 मिल जाता, 5 मिल जाता, 8 मिल जाता, फिर 0 मिल जाता, कोई दिक्कत नहीं, फिर 0 हो जाता तो वो 0 हो ही जाता। यानी 5, 2, 4, 6, 8, अगर इतने नंबर आपको मिल गए 5 गुणे करके तो आपका 0 आ जाएगा। 5 गुणे 2 10 होता है, 5 चौका 20 होता है, 5 छंग 30 होता है और 5 अटे 40 होता है। यानी लास्ट में आपका 0 आ रहा है। अगर एक बार 0 आ गया तो वो पूरा इकाई का अंक आपका 0 बना देगी। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, 2 और 5 ढूंढ लेते हैं। ये होता है हमारा स्मार्ट अप्रोच। अगर ये ऐसे क्वेश्चन हम किए रहते तो एग्जाम में अगर ये दिखता तो हम देखते अरे यहाँ 2 आ रहा है आपका, यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, डायरेक्ट 0 किसी ऑप्शन में होता, मान लो ऑप्शन ए में होता, हम ए पे टिक करके आगे बढ़ जाते। ठीक है, इतना मल्टीप्लिकेशन करने की हमको जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो ये सब तरीके आप ध्यान में रखेंगे। मल्टीप्लिकेशन जब क्वेश्चन वगैरह आएंगे तो और डिटेल में मैं समझाऊंगा। ठीक, तो आपको गुणा करने का तरीका मैंने बता दिया। चलिए देखते हैं अगर घात में जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है, जैसे a की पावर b फॉर्म होता है, अगर a की पावर b के फॉर्म में कहीं लिखा है, ठीक है, तो a की जगह पे कौन से नंबर्स आ सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया जब संख्याएं हम लिख रहे थे। ठीक है, यानी अगर एक जगह कहीं संख्या कोई लिखी है तो एक की जगह आप क्या लिख सकते हो, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं। ठीक है, बी की जगह क्या लिख सकते हो, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं। कहाँ तक की संख्याएं, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं। यानी ए की जगह भी आप 0 से लेके 9 तक लिख सकते हो और बी की जगह भी आप 0 से लेके 9 तक की संख्याएं लिख सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं ये आपका क्या हो जाता है, पावर हो जाता है, घात कहते हैं इसको, पावर या घात। और ए आपका क्या हो जाता है, बेस हो जाता है या आधार हो जाता है। ठीक है, जैसे 2 की पावर 4 लिखा है कहीं तो 2 आपका क्या हो जाएगा, बेस या आधार हो जाएगा, 4 आपका क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 4 में आपको इकाई का अंक निकालना था तो आप क्या करते, 2 की पावर 4 में अगर आपको इकाई का अंक निकालना होता 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करते। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 करते आप। ठीक, तो आप क्या करते, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 6 आ जाता आंसर आपका। ठीक है, इस तरीके से करते हैं आप। चलिए अभी मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, साइक्लिसिटी समझाने की कोशिश करता हूँ, चक्रीयता अलग अलग नंबर्स की क्या होती है। और चक्रीयता कहते किसको है, जैसे एक नंबर का स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे या 4 पावर 4 करने पे, पावर 5 करने पे,
पावर 1 से हम शुरू करेंगे, पावर 1, पावर 2, पावर 3, किसी भी नंबर को उठाएंगे, पावर 1 करेंगे, पावर 2 करेंगे, पावर 3 करेंगे, पावर 4 करेंगे, तो अलग अलग नंबर आएगा। हम देखेंगे कि इकाई का अंक सबका क्या है। और जब पहले जो 2 की पावर 1 पे अगर जैसे मान लीजिए 2 की पावर 1 था, एक ही नंबर समझा रहा हूं, सारे नंबर नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। याद करके रखिएगा, क्योंकि याद करने की ही जरूरत होती है। वहां एग्जाम में आप एक एक नंबर की चक्रीयता निकालने नहीं बैठोगे। जैसे 2 की पावर 1 क्या आता, 2 आता। 2 की पावर 2 आपका क्या आता है, 4 आता है। 2 की पावर 3 क्या आता है, 8 आता है। 2 की पावर 4 आपका क्या आता है, 16 आता है, ठीक है। फिर अगर हमको 2 की पावर 5 करना था तो फिर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 2 रिपीट करने लगा इकाई के अंक पे, यानी 4 पावर के बाद 2 में क्या रिपीट करने लगा, पावर 4 के बाद में क्या रिपीट करने लगा, इकाई का अंक रिपीट करने लगा। यानी 2 की चक्रीयता या साइक्लिसिटी हमारी क्या हो गई, 4 की हो गई, ठीक है। अब ऐसे कितने नंबर्स होते हैं, नंबर्स होते कितने हैं हमारे पास, नंबर्स होते कितने हैं हमारे पास। अगर ये कहा जाए कि हमारे पास नंबर्स कितने होते हैं, तो आप बता पाओगे कितने नंबर्स होते हैं। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ, 0 से लेकर 9 तक की संख्या है तो बताइए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि 4 साइक्लिसिटी किसकी होती है, 4 चक्रीयता किसकी होती है, 1 चक्रीयता किसकी होती है, ठीक है, और 2 की चक्रीयता किसकी होती है, ठीक है। अलग अलग नंबर्स हैं, मैं डायरेक्ट याद करवा रहा हूं। अब मैंने बता दिया चक्रीयता किसको कहते हैं। जैसे अगर 4 चक्रीयता की बात किया जाए तो कुछ नंबर 2, 3, 7 और 8, अगर ये नंबर्स कहीं लिखे गए हैं तो इन मतलब ये नंबर्स की कुछ पावर लगाई जा रही है। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ठीक है। ऐसे अगर 3 की पावर 1 होता, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, फिर अगर आप 3 की पावर 5 करते तो यही इकाई का अंक रिपीट कर जाता है। ऐसे अगर 7 होता, 7 की पावर 1, 2, 3, 4 होता, तो जैसे आप 7 की पावर 5 करते तो इकाई का अंक आपका क्या करता है, रिपीट कर जाता है। ऐसे 8 भी है, अगर 8 की पावर 1, 2, 3, 4 है, 8 की पावर जैसे आप 5 लगाते उसी तरीके से सेम, जैसे 2, 3, 7 में हो रहा था, क्या हो जाता है आपका इकाई का अंक रिपीट कर जाता है। यानी 4 संख्याएं ऐसी हैं जिनकी साइक्लिसिटी कितने की होती है, आपकी 4 की होती है, ठीक है। अब कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो आप उनकी पावर आप करते रहो वही इकाई का अंक आएगा। जैसे आप देख लीजिए 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, यानी 1 की पावर आप कुछ भी कर लो, इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी इसमें कौन कौन से नंबर हो गए आपके, 1 हो गया पहले, ठीक है। अब आप सोचिए 1 हो गया और 0 है आपका, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, 0 की पावर 3, ठीक। यानी 0 भी लिख सकते हो, तो पहले आप क्या करो, पहले 0 लिख लो, ठीक है। पहले क्या लिख लो आप, 0 लिख लो। 0 हो गया आपका, 1 हो गया। अब आप देखिए 5 है आपका, 5 का देख लीजिए, 5 की पावर 1 आप करोगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4, ऐसे 125 चौका कितना हो जाएगा आपका 5। तो यानी आप अगर आप 5 की पावर 1 कर रहे हो, 5 की पावर 2 करोगे, 5 गुणे 5, 5 की पावर अगर आप 3 करोगे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 की पावर 4 करोगे, 5 की पावर जैसे आप 4 करोगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 4 बार, 25 गुणे 25 625। यानी आप देख रहे हो कि सब में इकाई का अंक आपका क्या आ रहा है, सेम ही आ जा रहा है। यानी 5 की पावर भी अगर आप कुछ करोगे तो आपका क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप 6 का भी देखोगे, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, इस तरीके से 6 की कितनी भी पावर आप लिखोगे वहां इकाई का अंक आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा, सॉरी 6 ही आएगा, ठीक। यानी इनकी चक्रीयता क्या होती है, कोई मतलब नहीं है हमको चक्रीयता से। 1 आप मान लीजिए, 0 मान लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। यानी 0, 1, 5 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका पावर आप कुछ भी लगा दोगे, इकाई का अंक उनका वही हो जाएगा। अगर 0 है तो 0 हो जाएगा इकाई का अंक, 1 है तो 1 हो जाएगा इकाई का अंक, 5 है तो आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर 6 है आपका तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। अब 2 संख्याएं क्या है आपकी, एक संख्या आपकी क्या है, थोड़ा स्पेशल केस है, ध्यान से देखिएगा, 4, और एक संख्या आपकी क्या है, 9 है, ठीक है। थोड़ा अलग कलर ले लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट चीजें समझ में आए। आप एक बार 4 का केस देख लो, एक बार आप 9 का केस देख लो। 4 की पावर एक बार क्या आएगा, मान लो इवन नंबर आएगा,
नंबर दो ही तरीके के तो होते हैं, एक इवन नंबर होता है या तो ऑड नंबर होता है। एक बार 4 की पावर इवन है और एक बार 4 की पावर ऑड है। इसी तरीके से एक बार 9 की पावर आपकी इवन नंबर हो सकती है, एक बार आपकी 9 की पावर क्या हो सकती है, ऑड नंबर हो सकती है। अब आप ध्यान से देखिए, 4 की पावर अगर इवन है यानी पहला इवन नंबर कौन है, 2 है। 4 दूना 4 गुणे 4 करेंगे, 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, इसका इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। यानी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 4 की पावर इवन कितना आएगा, याद नहीं आ रहा, तब तुरंत करो 4 का स्क्वायर लिख लो, 6 आएगा। यानी अगर कहीं भी 4 की पावर इवन लिखा रहेगा तो इकाई का अंक हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और अगर आप 4 की पावर ऑड लिख लो तो यहाँ क्या आ जाता है, आपका 4 आ जाता है। जैसे 4 की पावर 3 अगर आप कर दो, ये 16 में अगर आप 4 से 16 चौका 64, यानी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर 9 की पावर इवन है तो क्या आता है, 1 आता है। कैसे याद करने के लिए, 9 की पावर सबसे छोटा इवन नंबर लिख लो, 9 गुणे 9, 9 9 81। और अगर आपकी 9 की पावर ऑड है तो यहाँ क्या आता है, 9 आता है, वो खुद स्वयं नंबर हो जाता है। यानी अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 आएगा, 4 और 9 की पावर ऑड है तो 9 आएगा। लेकिन अगर 4 की पावर इवन या 4 की पावर सम संख्या है तो वहाँ क्या आता है, आपका 6 आता है इकाई का अंक। और अगर आपका 9 की पावर इवन है तो वहाँ क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। साइक्लिसिटी में लगभग सारी चीज़ें मैंने बता दी। यानी यूनिट डिजिट निकालने के लिए 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, या तो आपको गुणा कर, कोई गुणा दे देगा, लिख देगा अलग अलग नंबर्स का, वहां आपको यूनिट डिजिट निकालना होगा, या फिर आपसे ऐसे दे देगा। ठीक है, पावर में ए की पावर बी। अब ए की पावर बी के फॉर्म कुछ भी हो सकता है, आपसे 3-4 मल्टीप्लाई भी करा सकता है, यानी 2 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 3 की पावर 9, इस तरीके से 3-4 गुणनखंड दे देगा। या ऐड भी करा सकता है, 2 की पावर समथिंग प्लस 3 की पावर समथिंग प्लस 5 की पावर समथिंग, आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर यही मैं बताना चाहूं कि कहीं कोई फैक्टोरियल लिखा हो, ठीक है, कहीं कोई फैक्टोरियल लिखा हो। फैक्टोरियल होता क्या है, एक फैक्टोरियल, ये वाला साइन, आप फैक्टोरियल के 2 साइन होते हैं। ठीक है, एक ये साइन और एक दूसरा ये साइन। ठीक है, जैसे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल यहाँ लिखा है, जैसे अगर आप 1 लिख दोगे तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा उल्टा बना दिया मैंने, ये आपका क्या होता है, फैक्टोरियल, इस तरीके का साइन होता है। यानी 1 फैक्टोरियल, इसको आप 2 फैक्टोरियल, इसको आप 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से आपका फैक्टोरियल का साइन होता है। और फैक्टोरियल होता है क्या, जैसे 2 फैक्टोरियल है तो 2 गुणे 1, 3 फैक्टोरियल है, अगर कहीं 3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी उस नंबर से आप मल्टीप्लिकेशन चालू करोगे, उससे छोटा नंबर लोगे, फिर उससे छोटा नंबर लोगे और तब तक मल्टीप्लाई करोगे जब तक 1 नहीं आ जाता। जैसे मान लीजिए कहीं 6 फैक्टोरियल लिखा है तो आप क्या करोगे, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, इस तरीके से। यानी अगर आपका कहीं फैक्टोरियल लिखा है तो आप उस नंबर को लिखोगे, फिर उससे एक छोटा एक छोटा एक छोटा, सबको मल्टीप्लाई करते रहोगे, कहाँ तक जाओगे, 1 तक जाओगे, जब आखिरी संख्या आपकी 1 आ जाती है। अगर आपको कहीं फैक्टोरियल दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए इकाई का अंक कितना होगा, ठीक है, समझाने के लिए चलिए एक पेज ले लेते हैं। क्या, अगर मान लीजिए 1 फैक्टोरियल आपका कहीं लिखा है तो ये आपका 1 हो जाता है। 2 फैक्टोरियल अगर कहीं लिखा है तो 2 गुणे 1 हो जाएगा। अगर आपका 3 फैक्टोरियल कहीं लिखा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा। यानी अगर आपका कहीं 4 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब आप देखो, ये आपका क्या आया, 1 आया, ये आपका क्या आया, 2 आया, ये आपका क्या आया, 3 दूना 6 आया, ये आपका क्या है, 4 3 12 दूना 24, यानी यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 5 फैक्टोरियल पे जाओगे आपका क्या हो जाएगा, 5 गुणे 3 गुणे 4, सॉरी 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये आपका लास्ट में 0 ही देगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अगर कहीं आपको 5 और 2 मिल जाए तो आप इकाई का अंक क्या बना आपका इकाई का अंक क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। क्या बन जाता है, इकाई का अंक आपका 0 बन जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे। अब आप देखिए, सोचिए, क्या सोचिए कि 5 फैक्टोरियल आया तो 0 बन गया। अब अगर 6 फैक्टोरियल आता तो 6 फैक्टोरियल आता तो यहाँ 6 लगा लेते एक पहले, 7 फैक्टोरियल आता तो इसके पहले 7 लगा लेते, 8 फैक्टोरियल आता तो इसके पहले 8 लगा लेते। क्या ये संख्याएं कभी बदल सकती हैं, नहीं बदल सकती। और अगर ये 5 गुणे 2 कहीं भी लिख दिया गया तो 0 बन गया लास्ट में। यानी अगर हमको 4 फैक्टोरियल तक की संख्याएं पूछेगा तब तो हम इकाई का अंक 1 2
1, 2, 6 और 4 बताएंगे, जो भी नंबर आपसे पूछेगा 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर 5 फैक्टोरियल या 5 फैक्टोरियल से बड़ा कोई फैक्टोरियल आपसे लिख दिया जाए और आपको वहां उसका इकाई का अंक पूछ लिया जाए, तो हाँ, हमारा इकाई का अंक या यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी लगभग सारी चीजें मैंने बता दी यूनिट डिजिट में। क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा। अभी तो कुछ चीजें और डिस्कस करनी है आपसे। ठीक है, अभी मुझे रिमाइंडर थ्योरम आपको बताना है। क्या बताना है? रिमाइंडर थ्योरम बताना है। फिर नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आप ये पहला सवाल देखिए, यहाँ आपसे इकाई का अंक पूछ लिया गया है। ठीक है, 354 की पावर 547, 149 की पावर 812। अभी मैंने बताया ना कि मल्टीप्लाई करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, कि अलग अलग नंबर के भाग का नियम क्या होता है। ठीक, 11 से भाग का नियम क्या होता है, 2 से भाग का नियम, 3 से भाग का नियम, डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम कर ही लेते हैं, पहला वाला जो भी अभी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले आप बता दीजिए मुझको, तो फिर पहला क्वेश्चन करता हूं मैं। ठीक है, अगर आपसे कहीं कोई नंबर लिख दिया गया, ठीक है, कहीं कोई नंबर लिख दिया गया, क्या नंबर लिख दिया गया आपसे 1728। ठीक है, क्या नंबर लिखा गया आपसे 1728, 5445, 5445 मल्टीप्लाइड बाई 373 गुणे 484 गुणे 581। अब इस नंबर का हमको क्या बताना है? इकाई का अंक बताना है। क्या बताना है? ऐसे लिख दिया जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, अब आपको हमको बता दीजिए इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा। मैंने क्या बताया? लास्ट का नंबर देखते हैं। लास्ट का नंबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ 8 है, यहाँ क्या है आपका 5 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 4 है, यहाँ क्या है 1 है। मैंने आपको बताया था कि अगर हमको 5 दिख जाए और हमको 2 का कोई मल्टीपल दिख जाए, ठीक है, 5 दिख जाए, 2 का मल्टीपल दिख जाए या 0 दिख जाए, 0 दिख जाएगा तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 गुणे 2 हो या 2 का कोई मल्टीपल हो 8 तक, 4, 6, 8, तो हमारा यहाँ इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हम आंसर क्या दे देंगे अपना कि हमारा इकाई का अंक 0 आ गया। ठीक है, मैं अगर कह देता, चले 8 हटा देता, मैं यहाँ से 8 हटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए मैंने 8 हटा दिया और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ 4 हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब 0 नहीं आएगा। यहाँ 1 लिख दे रहा हूँ, यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ। अब आप क्या करोगे? अब आप अलग अलग नंबर्स उठाओगे। ठीक है, अलग अलग नंबर्स उठाओगे। जैसे क्या? इकाई का अंक उठाओगे। 3 गुणे 5 आपका क्या हो गया? 15 हो गया। 15 के इकाई का अंक क्या है? 5 है, लिख लिए। फिर आप क्या करोगे? ये 2 नंबर्स आपने देख लिए, 3 गुणे 1, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे? 5, 3, 15, इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है, 5 आ गया। ठीक है, यानी आप अगर इकाई का अंक निकाल रहे हो, तो मेरा ये कुछ मतलब इतना बड़ा एग्जांपल लेने का सीधा सा मतलब है, अगर इकाई का अंक निकाल रहे हो और इकाई का अंक हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? केवल इकाई के अंक से मतलब है हमको, बाकी किसी नंबर से नहीं मतलब है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बताया मैंने? अगर हम इकाई का अंक निकाल रहे हैं तो हमको किससे मतलब है? केवल इकाई के अंक से मतलब है। और एक चीज और देख लीजिए, आप ध्यान रख लीजिए, अगर, ठीक है, अगर हमारा क्या आएगा? साइक्लिसिटी 4 वाला नंबर इकाई के अंक पे आएगा, तब हम क्या करेंगे? ये आएगा तब हम क्या करेंगे? और 4 और 9 आएगा तब हम क्या करेंगे? जब हम क्वेश्चन करते रहेंगे तो एक एक चीजें डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। ये सब सारी चीजें बताऊंगा मैं। अभी इकाई का अंक देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन का। क्या कैसे क्या लिखा है? पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 354 की पावर क्या है आपका? 547। ठीक है, 547 है। मल्टीप्लाइड बाई कितना है? 149, 149, इसकी पावर क्या है? 812 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर हमारे पास इकाई का अंक निकालने के लिए कोई सवाल आ गया, तो हमको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। हमको केवल किस चीज से मतलब है कि हमारे इकाई के अंक पे कौन सी संख्या लिखी गई है। हमारे इकाई के अंक पे कौन सी संख्या लिखी गई है। हमको 35 से मतलब नहीं, हमको 14 से मतलब नहीं, तो 35 और 14 काट देंगे। अब हम देखेंगे 4 और 9। मैं जब भी आप साइक्लिसिटी आपको पढ़ा रहा था, 4 साइक्लिसिटी किसकी होती है? 2, 3, 5 और
सॉरी 2 3 7 और 8 की। ठीक है, ये सब चीजें मैं लिखता रहूंगा हमेशा जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ताकि ये चीजें आपको हमेशा जबान पे याद हो जाएं। 2 3 7 8, इसकी साइक्लिसिटी कितनी, 4 की। यानी जब ये संख्याएं आपका इकाई के अंक के स्थान पे आएंगी तब हम पावर में 4 से भाग देंगे। ये ध्यान रख लीजिए कि अगर आखिरी में आपका 2 3 5 या 2 3 7 या 8 आ जाए, क्या आ जाए, 2 3 7 या 8 आ जाए, तो हम किससे भाग देंगे, पावर में घात जो होगा उसमें 4 से भाग देंगे। कब, जब हमारी घात 4 से बड़ी रहेगी। ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर हमारा कोई ऐसा नंबर लिखा है जिसके इकाई के अंक पे हमारा क्या है, एक्सपोनेंट होना चाहिए, वो नंबर पावर के रूप में होना चाहिए, a की पावर b के रूप में होना चाहिए। तो अगर इकाई के अंक के स्थान पे हमारी संख्याएं क्या आ जाएं, 2 3 7 और 8 आ जाएं, तो जो हमारा घात लगा होगा अगर वो 4 से बड़ा होगा तो उसमें हम क्या भाग देंगे, किससे, 4 से भाग देंगे। ठीक है, और सारी चीजें एक एक चीजें डिस्कस करूंगा जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो। और 0 1 5 और 6 लगा अगर कहीं लिखा है तो हमको देखना ही नहीं है क्या नंबर है क्या नंबर नहीं है, पावर क्या है क्या नहीं है, क्या आ जाता है, 0 1 5 और 6 ही आ जाता है। और अगर तीसरा आपका सेट क्या था, 4 और 9 का, 4 की पावर ऑड और 4 की पावर इवन हो सकता है, 9 की पावर ऑड और 9 की पावर इवन हो सकता है। 9 की पावर अगर इवन है तो 1, 9 की पावर ऑड है तो 9, 4 की पावर ऑड है तो 4। यानी अगर दोनों में ऑड पावर लगी है तो यही सेम नंबर आ जाता है। लेकिन 4 जब आपका इवन होता है तो 6 देता है, और 9 आपका जब इवन होता है पावर तब क्या देता है, 1 देता है। अब देखिए ये 547 आपका कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 812 आपका कैसा है, इवन नंबर है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अगर 4 की पावर ऑड लिखी है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 की पावर अगर ऑड लिखी है और 9 की पावर अगर इवन लिखी है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। 4 गुणे 1 4 आ गया। ठीक है, क्या आ गया आंसर, 4 आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। अगर आपको साइक्लिसिटी पता है, आपको 4 और 9 की पावर के रूप में क्या आता है, जब 4 की पावर इवन होता है तो क्या आता है, 4 की पावर ऑड होता है तो क्या आता है। अगर ये चीजें आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया। ठीक है, 0 1 5 6 होता है, अगर ये चीज आपको पता है 0 1 5 और 6 जब किसी संख्या के आखिरी में हो, उसकी पावर समथिंग समथिंग कुछ भी लिख दो आप, हमारा इकाई का अंक क्या आएगा। अगर 0 है लास्ट में तो 0 आएगा, 1 है लास्ट में तो 1 आएगा, 5 है लास्ट में तो 5 आएगा, और 6 है लास्ट में तो आपका 6 आएगा। ठीक है, आई होप इतनी चीज आप समझ गए होंगे। जब भी आपका इकाई का अंक निकालने के लिए कहा जाएगा तो बस 2-3 चीजें हम ध्यान में रखेंगे। क्या क्या, कि हमको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, बाकी नंबर से हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे। 2 3 7 8 है तो पावर अगर 4 से बड़ी है तो पावर में 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक, अगर 0 1 5 6 आ गया हमारा, 0 1 5 6 आ गया हमारा तो क्या, यही इकाई का अंक हो जाएगा। 4 की पावर ऑड, 4 की पावर इवन, 9 की पावर ऑड, 9 की पावर इवन वाला केस हमने देख लिया। ठीक, और जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो क्या देख रहे थे, केवल इकाई का अंक उठा रहे थे और मल्टीप्लाई कर ले रहे थे। वहां भी 1-2 चीजें हमने देखी कि अगर गुणन खंड में हमारे जो भी हम गुणा कर रहे थे उसमें 5 आ जा रहा था तो हमको कहीं क्या देख लेना था कि अगर कहीं 2 लिखा है हमारा या 2 का कोई फैक्टर लिखा है हमारा तो वो क्या आ जाता था, हमारा 0 आ जाता था, यानी इकाई का अंक हमारा 0 हो जाता था। ठीक है, आई होप ये चीजें आप समझ गए। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो ये हमारा 0 बनाता है। जैसे 5 दूना 10, 5 चौका 20, इकाई के अंक पे 0 बनाता है। एक चीज और नोट कर लीजिए आप। और अगर हम 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या बनाएगा, लास्ट में इकाई के अंक पे क्या बनाता है, 5 बनाता है। जैसे 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 सते 35, 5 9 45, 11 पचे 55, 13 पचे 65। यानी अगर हम ऑड नंबर या विषम संख्या को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विषम संख्या को हम क्या कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, इकाई के अंक पे 5 देता है। और अगर हम 5 को इवन नंबर से, वो तो हमने देख ही लिया कि 0 आता है। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगली क्लास हमारी क्या रहेगी, हम जल्दी से ये थ्योरी वाला पार्ट खत्म करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा मैं, रिमाइंडर थ्योरम के बारे में कुछ बातें, शून्यों की संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, शून्य बनता कैसे है, और हम क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। और एक चीज और बच जाएगी आपकी, फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स,
गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, इस तरीके के सारी चीज़ें देखते हुए फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। 160-70 क्वेश्चन हमको करने हैं, तो ऐसा नहीं रहेगा कि बहुत धीरे धीरे क्लास चलेगी। अभी आज आपकी पहली क्लास थी, तो धीरे धीरे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा हमारी रफ्तार तेज होगी, हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। तो परेशान नहीं होना है, हमारे साथ बने रहना। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे लास्ट तक तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक आप अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।